हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कस चल रहा है वो क्लास 12th की जो सेकंड बुक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत की जो राजनीति है उसका हम चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स यानी कि लोकप्रिय आंदोलन के उदय के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कल की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था यानी कि जो हमारा लेक्चर 1 था, लेक्चर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। मास मूवमेंट यानी कि जन आंदोलन किसे कहते हैं, चिपकू आंदोलन के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके क्या डिमांड्स थे, क्या रिजल्ट निकल करके आया था, क्या परिणाम थे। फिर हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में कि जो दलित पैंथर थे यानी कि जो दलित जो यूथ एजुकेटेड यूथ थे उनके द्वारा जो मूवमेंट्स चलाए गए थे उनकी क्या डिमांड्स थी, क्या उसके परिणाम निकल करके आया था। फिर हमने बीकेयू के बारे में बात किया था यानी कि भारतीय किसान यूनियन के बारे में, उनके क्या डिमांड्स थे और क्या उनका परिणाम निकल करके आया था। ये चीजें हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर 2 रहेगा जिसमें हम एंटी आर्क मूवमेंट यानी कि जिसे हम ताड़ी विरोध आंदोलन कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके क्या प्रॉब्लम थे, स्टार्ट कैसे हुआ, क्या डिमांड थे और क्या परिणाम निकल करके आए, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट की क्या व्यूज थी, डिमांड और रिजल्ट की क्या यानी कि क्या परिणाम निकल करके आए उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे नेशनल जो फिश वर्कर फोरम था उसमें हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम थी, क्या रिजल्ट निकल कर गया। फिर हम आरटीआई के बारे में डिस्कस करेंगे और इस लेसन से हमने क्या सीखा, ये सारे टॉपिक आज हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब देखिए आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा एंटी आर्क मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन। विरोधी आंदोलन आंदोलन देखिए, अगर हम ताड़ी विरोधी आंदोलन की बात करते हैं तो ताड़ी विरोधी आंदोलन है वो कहाँ पे, तो जो आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है नेल्लोर, तो वहां पे शुरू हुआ था। तो ये देखिए जो हमारा ताड़ी विरोधी आंदोलन था वो कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपको देखने को मिलेगा नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। और किस गांव में, तो गांव का भी नाम पूछ लिया जाता है तो आपको देखने को मिलेगा कि जो दुबर घंटा गांव है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। दुबर घंटा गांव में ये ताड़ी विरोधी आंदोलन है वो चलाया गया था। इसमें जो आंदोलन जो चलाया गया था इसमें क्या है 5,000 से ज्यादा क्या है जो गांव की जो महिलाएं थी, जो यानी कि जो गांव की जो वुमेन्स थे उनके द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। देखिए इसकी जो समस्या थी यानी कि जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी कि आंध्र प्रदेश के जो अधिकतर जो मिल्स थे यानी कि जो मेंस थे वो क्या है ताड़ी, यानी कि ताड़ी को हम एक तरीके से शराब भी कहते हैं, आप ये समझ सकते हैं। तो शराब का क्या है वो सेवन करने के लिए क्या है उन्हें लत लग चुकी थी, यानी कि उनकी एक हैबिट बन चुकी थी कि वो क्या करे, अल्कोहल को कंज्यूम करे। तो इस वजह से क्या थी कि जो रूरल एरिया था, रूरल एरियाज में जो अर्थव्यवस्था थी यानी कि जो इकोनॉमिक्स थी वो काफी ज्यादा क्या हो रखी थी, खराब हो रखी थी। घर की स्थिति जो थी वो काफी ज्यादा क्या थी, खराब हो रही थी। तो जो फैमिलीज थी वो किसके अंदर जा रही थी, डेबिट में फंसती जा रही थी, यानी कि परिवार के ऊपर जो डेबिट थे यानी कि जो कर्ज थे वो क्या होते जा रहा था, इंक्रीज होते जा रहा था। डेबिट क्या होता जा रहा था, फैमिलीज के ऊपर इंक्रीज होता जा रहा था। और उसके ही वजह से क्या है कि घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस था वो भी इंक्रीज हो चुका था, डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसके वजह से क्या है कि जो वहाँ की जो वुमेन्स थी यानी कि आंध्र प्रदेश की जो यानी कि हम बात करते हैं दुर्भंट गांव में जो वुमेन्स थे उनके द्वारा क्या है एक मूवमेंट चलाया गया जो कि था हमारा ताड़ी विरोध मूवमेंट। अब देखिए इस आंदोलन की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो जो आंध्र प्रदेश के गांव में जो अडल्ट थे यानी कि जो जितने भी जो अडल्ट थे उनके द्वारा क्या है एक एजुकेशन प्रोग्राम चलाया गया था अडल्ट के द्वारा। फिर बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो वुमेन्स है यानी कि जो जो आंध्र प्रदेश की जो महिलाएं थी उन्होंने इसमें क्या है बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया था।
फिर देखिए कक्षा में आने वाली जितनी भी जो महिलाएं थे उन्होंने जो अल्कोहल था उसके विरोध में क्या है शिकायतें की। फिर यहीं से क्या है इस आंदोलन की शुरुआत हुई और इसका जो स्लोगन क्या था कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। तो ये इसका एक स्लोगन था। अब इसमें देखिए डिमांड क्या क्या था। यहाँ पे अगर हम डिमांड की बात करते हैं, ये तो मैंने स्टार्ट बता दिया आपको। अब देखिए अगर इसकी मांगे की बात करते हैं तो देखिए इसमें शुरू में क्या है महिलाओं ने गांव में जो अल्कोहल की जो बिक्री थी उसको बंद करने का जो डिमांड था वो रखा था। और इसमें देखिए मेन कारण क्या था कि बाद में महिलाओं ने जो अदर इशू थे जैसे कि हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट या जो डॉरी सिस्टम थे उसके रिगार्डिंग में भी क्या है मूवमेंट इसमें जोड़ दिए। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट थे उनके द्वारा क्या किया गया था, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है कि अगर बात करते हैं तो जो अल्कोहल था उसकी बिक्री के लिए क्या कर दिया, बैन लगा दिया। यानी कि बिक्री को बंद तो नहीं, यानी कि बंद नहीं करना चाहती थी क्योंकि जो अल्कोहल था उससे गवर्नमेंट को काफी ज्यादा क्या निकल के आ रही थी, टैक्स निकाल करके आ रही थी। तो कई गांव यानी कि कई गांव में जो अल्कोहल की बिक्री थी उस पर क्या लगा दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने फिर रोक लगा दिया। इसकी जो डिमांड की जा रही थी कि जो अल्कोहल है उसको क्या किया जाए, अब बैन किया जाए। तो इसके रिजल्ट में आप लिख सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या है कई गांव में यानी कि कई विलेज में जो अल्कोहल की जो सेलिंग्स थी उस पर क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था, यानी कि बैन कर दिया गया था। अब देखिए अगला जो है हमारा वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो 1980 के दशक में क्या हुआ था कि 1980 के दशक में ये शुरू हुआ था। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में जो स्थित नर्मदा नदी है कि जो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है अगर हम बात करते हैं जो भी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं तो वो कहाँ है, सेंट्रल इंडिया, यानी कि जो नर्मदा रिवर से जो पास होती है किस किस स्टेट से होती है, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो 1980 में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था वो किसके लिए हुआ था कि जो हमारी नर्मदा नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है उस पे क्या बनाना था, उस पे बांध बनाने का जो प्रस्ताव है वो गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया था। तो जिसमें हम बात करते हैं 300 स्मॉल, 135 मीडियम डैम और 30 बड़े डैम बनाने का प्रोजेक्ट इसमें रखा गया था। तो देखिए इसमें जो इंक्लूड्स रखे थे तो दो बड़े लार्ज, जैसे कि आपका था एक गुजरात सरदार डैम यानी कि सरोवर डैम और दूसरा था आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कौन सा डैम था, तो नर्मदा सागर डैम। यहां से देखिए एक मैप के क्वेश्चन से भी पूछ सकता है कि आपको ये बताना है कि नर्मदा सागर डैम आपको कहां देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश। अब देखिए इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो मेन कारण क्या था, इसमें जो लगभग 240 गांव को क्या किया जा रहा था, इसमें डूबने का खतरा बना हुआ था। फिर इसमें जो डिस्प्लेसमेंट थी उसकी समस्या निकल करके आई। फिर बात करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या है कि जो वहाँ की जो लोकल जो लोग थे उनकी जो कल्चर थे उनका क्या होना था, कहीं ना कहीं जा करके डिस्ट्रॉय, उनके कल्चर्स खत्म होने का खतरा वहां पे बना हुआ था। फिर देखिए जो लोग वहां से डिस्प्लेसमेंट थी उनकी जो रोटी रोजी है उनसे वो क्या है, छीन ली जा रही थी। और पर्यावरण यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट था उसका क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। ये एक क्या है प्रॉब्लम्स निकल करके आ रही थी। तो इसके प्रॉब्लम्स में आप डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। 240 विलेज जो डेंजर्स की बात करते हैं कि वहां पे बाढ़ आने का खतरा था। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो वहाँ के कल्चर थे वो खत्म हो रहे थे और वहाँ की जो लाइवलीहुड है वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो खत्म हो रहा था और इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा था। फिर प्रॉब्लम्स में पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि पॉइंट्स लिख सकते हो।
अब देखिए इसमें गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर हम सरकार की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सरकार का कहना ये था कि जब इस पे डैम्स बनाए जाएंगे तो जो वहां की जो एरिया है वो क्या होगा, उसका विकास होगा, यानी कि डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। फिर क्या कहा गया कि जो गुजरात और जो नेबर्स कंट्री हैं कि बिजली की जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, फिर पानी की बात करें कि पीने के लिए पानी उपलब्ध कराना, एग्रीकल्चर के लिए पानी प्रोवाइड कराना, उसके लिए क्या होगा, काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर क्या कहा गया कि जो एग्रीकल्चर्स है, एग्रीकल्चर्स में प्रोडक्शंस को बढ़ाने में क्या है, ये जो प्रोजेक्ट डैम है, यानी कि जो डैम का जो प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और क्या कहा गया था कि यदि किसी भी रीजन से अगर सूखा जैसी कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स आती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, यदि जो नर्मदा पे जो डैम बनाने का प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सब सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू थे। सरकार प्रॉफिट गिना रही थी कि जो नर्मदा पे अगर डैम्स बनाए जाएंगे तो वहां के लोगों को क्या क्या प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फिर यहीं से देखिए जो सारी समस्या थी वो यहीं से शुरुआत हुई, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पे क्या थे, सही थे, लेकिन किसी एक पक्ष को पूरी तरह से गलत ठहराना या सही ठहरा पाना क्या था, संभव नहीं था। इसी वजह से देश में जो विकास के जो तरीके हैं उस पे क्या उठने लगे थे, सवाल उठने लगे थे। तो अब बात करते हैं इसकी मांगे क्या क्या थी, यानी कि अगर हम इसकी डिमांड की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला जो डिमांड था कि देश में जो चल रहे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं या जो डेवलपमेंट जो भी स्कीम्स हैं के बारे में बात करें कि खर्चों की क्या है, उस पर जांच की जाए, यानी कि जो भी खर्च किए जा रहे हैं उसकी क्या की जाए, इंक्वायरी की जाए। फिर क्या रखी, दूसरी क्या मांग रखी गई थी कि क्षेत्र के लिए यानी कि जो एरिया के लिए बन रही जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है या जो परियोजना है जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, पर वहां के रह रहे लोगों को से क्या है, उस एडवाइस लिया जाएगा, यानी कि जो लोकल एरियाज है, जिस एरियाज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया जा रहा है उस एरिया के लोगों के साथ क्या किया जाएगा, उनसे एडवाइस लिया जाएगा। फिर उसमें देखिए क्या रखा गया कि जो प्रोजेक्ट के कारण जितनी भी जो लाइफ लॉस होगी, यानी कि जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोजेक्ट के वजह से वहाँ के लोगों पे या जो इन्वायरमेंट या जहाँ उनके जो वहाँ की संस्कृति है उस पर क्या किया जाएगा, प्रभाव देखा जाएगा कि क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर क्या रखा गया था कि जो डिस्प्लेस पीपल होंगे, यानी कि जो जिन लोगों को उस जगह से डिस्प्लेस किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जो भेजा जाएगा, उनको क्या है फिर से यानी कि पुनर्निवास उन्हें दिया जाएगा। ये सारी इसमें क्या रखी थी, मांगे रखी गई थी। अब देखिए अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं, जो परिणाम निकल करके आया था, तो जुडिशरी ने गवर्नमेंट से पूछा था कि जो डैम का वर्क है, यानी कि जो बाढ़ का काम है आगे बढ़ाने और जो डिस्प्लेसमेंट लोगों को फिर से पुनर्वास करने की जो सुविधा देने को जुडिशरी के द्वारा क्या है कहा गया। तो यानी कि यहाँ पे देखिए जुडिशरी क्या थी, तो रोल में कौन आगे रखी थी, तो हमारी जुडिशरी आ रखी थी। अब देखिए अगला जो है हमारा वो सॉरी यहाँ पे देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं जो नेशनल फिश वर्कर फोरम था, जिसे हम बात करते हैं, तो आप इसमें ये समझिए कि जो नेशनल फिश वर्कर फोरम था, इसमें क्या है, जो लार्ज जो फिशर्समैन थे पॉपुलेशंस की, वो कहाँ, तो मैरीटाइम रेंज में वो क्या कर रहे थे जो हमें मैरीटाइम रेंज है वहाँ पे क्या है, हमें लार्ज फिशर की जो फिशरमैन है उनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो जो मछुआरे यानी कि जो फिशर्समैन है की जो संख्या के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो भारत क्या है, दूसरे नंबर पर आता है। अगर हम इनकी प्रॉब्लम्स की बात करें तो इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो मेन प्रॉब्लम क्या है, देखिए इनकी जो मुख्य समस्या है तब शुरू हुआ जब सरकार ने मछली पकड़ने के लिए क्या है, जो मशीन है उसका यूज करना शुरू हुआ था। तो आप यहाँ पे पहली प्रॉब्लम यूज करते हो, यूज ऑफ मशीन। और फिर बात करिए क्यों, क्योंकि देखिए मशीन से अगर हम फिशिंग पकड़ने की बात करते थे तो वहां पे बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्या था, मछलियां पकड़ी जा सकती थी। तो सरकार से इस कदम से क्या है, मछुआरों की जो लाइफ थी, जिंदगी थी, पर सीधा असर पड़ रहा था।
फिर देखिए जो मछलियों की संख्या जो थी वो क्या है तेजी से वहां पे डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, यानी कि तेजी से घटना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि अब मशीनों से क्या है बहुत सारी जो मछलियां थी वो एक साथ कम समय में क्या था पकड़े जा सकते थे, और इनसे जो मछुआरों के जो व्यापार थे यानी कि जो फिशरमैन का जो ट्रेड था उसको उस पे काफी ज्यादा क्या है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो जितने भी जो फिशर्समैन थे उन सब ने मिलकर के क्या है एक NFF ग्रुप बनाया। NFF का मतलब था कि नेशनल फिश वर्कर फोरम, एक ग्रुप बनाया जिसमें कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की क्या है कोशिश की गई। अगर हम अब बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में, तो देखिए जब 1997 में 1997 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक फैसला सुनाया, यानी कि जो अखिल अपील की ओर से क्या है सफलता पाई। फिर देखिए 2002 में क्या था कि जो फॉरेन कंपनीज थी ने मछलियों को पकड़ने का जो लाइसेंस देने के खिलाफ में क्या है फिर हड़ताल शुरू किया गया। तो ये इसके कुछ परिणाम निकल करके आए। अब देखिए बात करते हैं हम RTI यानी कि जिसे हम राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं। देखिए जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो 1990 में जो मजदूर किसान थे, मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी कि जिसे हम हिंदी इंग्लिश में भी इसे हम मजदूर किसान शक्ति संगठन के नाम से ही जाने, तो इनके द्वारा एक डिमांड किया गया था कि जो भी बात करते जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या किए जाए उनको दिखाया जाए, यानी कि जो भी फेमाइन रिलीफ वर्कर हैं उनके रिकॉर्ड्स क्या हैं उनको दिखाया जाए, उनके जो वेसेस पेड किए जा रहे हैं लेबर्स को वो क्या जाए वो सारी रिकॉर्ड्स उनको दिखाया जाए। तो ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि जो सरकारी इमारतें जैसे कि जो स्कूल बात कर सकते हो, जैसे स्कूल देखिए जैसे कि स्कूल हो गया या जो स्मॉल डैम्स हो गया, स्कूल स्मॉल डैम्स कम्युनिटी बिल्डिंग्स के बारे में बात करें तो उसमें क्या था कि जो सामुदायिक भवनें थे यानी का जो निर्माण किया जा रहा था यानी कि जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था उसमें कई मजदूरों में क्या है घपला किया जा रहा था, यानी कि मजदूरी में क्या किया जा रहा था जो उनके वेजेस थे लेबर के जो वेजेस थे उसमें क्या किया जा रहा था कहीं ना कहीं घपला किया जा रहा था। तो इसके रिगार्डिंग में क्या है आंदोलन के दबाव में आकर के क्या है जो राजस्थान की गवर्नमेंट थी उनके द्वारा क्या है, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे राजस्थान की गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो राजस्थान की गवर्नमेंट ने राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम में क्या है उसमें एक संशोधन किया, यानी कि आपने डिस्कस जब हमने आपको याद होगा जब हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो सबसे पहला रास्ता वो राजस्थान ही था। तो राजस्थान में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में अमेंडमेंट करके एक नया लॉ ऐड किया, जो कि क्या था हमारा इसमें जो एक नया कानून ऐड किया गया था तो इसके अनुसार क्या था जनता को जो भी डॉक्यूमेंट यानी कि जो पब्लिक है पब्लिक को जो भी डॉक्यूमेंट्स है कि जो बात करते जो फोटो स्टेट प्राप्त करने का यानी कि जो फोटो कॉपी है वो लेने का इनमें राइट्स मिल गया। तो इस तरीके से क्या था। फिर अगर हम बात करते हैं MKSS यानी कि देखिए MKSS यानी कि अगर हम बात करते हैं मजदूर किसान जो हमारा संगठन था ने आंदोलन को मांग बढ़ाया, यानी कि आंदोलन को मांग बढ़ाया और जो सूचना के अधिकार के लिए क्या है राष्ट्रीय समिति उनके द्वारा बनाई गई। फिर देखिए क्या था 2004 में यानी कि 2004 में जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसको क्या क्या किया गया था कि इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर में, और जून 2005 में क्या है RTI यानी कि राइट टू जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है इस पे प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है साइन कर दिया गया और तब से ये क्या बन गया हमारे लिए एक लॉ बन गया। आज के टाइम पे क्या है हर एक पर्सन को ये अधिकार रहता है कि वो किसी भी रिगार्डिंग के लिए क्या कर सकता है RTI फाइल कर सकता है, यानी कि उसे यानी कि सूचना लेने का अधिकार मिल गया। अब देखिए जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है देखिए
इस कानून के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा आरटीआई है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कोई भी व्यक्ति किसी भी डिपार्टमेंट से ऐसी जानकारी की मांग कर सकता है जो उस विभाग के अनुसार क्या है, बात करते हैं कि जो क्या है, ऐसे मतलब ऐसी सार्वजनिक की यानी कि आप ये समझिए उस विभाग के अनुसार सार्वजनिक की जा सकती है, यानी कि सार्वजनिक की बात करते हैं या इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। और डिपार्टमेंट का ये कर्तव्य बनता है कि जो भी जानकारी व्यक्ति लेना चाहता है या कोई भी, जब किसी भी डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल किया जाता है तो यदि उससे जो भी इंक्वायरी है उस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग में, तो उसका ये काम बनता है कि वो क्या करे, जो भी सवाल है उसका सही जवाब उनके द्वारा सही डाटा प्रोवाइड कराया जाए। अब बात करते हैं, देखिए इस आंदोलन से हमें क्या लेसन्स मिलता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो इसमें अगर हम बात करते हैं, जो हमारा शॉर्ट कमिंग जो पार्टी पॉलिसीज है वो क्या हो गया, इसमें रिमूव हुआ, यानी कि इससे हटा। देखिए शॉर्ट कमिंग फॉर पार्टी पॉलिसीज का मतलब है कि जो दलगत राजनीति की जो कमियां थी वो दूर हो गई। दूसरा अगर बात करते हैं तो जो ऐसी समस्याओं को सामने लाए जिन पर क्या है सरकार की नजर नहीं जाती थी, जैसे कि हमने अगर हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करते हैं तो वहां पे जो एनवायरनमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था वो उस पर सरकार की फोकस नहीं जा रही थी, डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग में फोकस नहीं जा रही थी। तो यानी कि मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या थी कि हम क्या कर सकते हैं, सरकार का जो अट्रैक्शन है ऐसे मुद्दों पे ला सकते हैं जिस पे सरकार का अट्रैक्शन या अगर हम बात करते हैं ध्यान नहीं गया। सभी लोगों ने अपनी बात कहने को मौका मिला, ये भी हमने देखा कि लोगों ने किस तरीके से सरकार के पॉलिसीज के अगेंस्ट से अपनी मांग रखने के लिए क्या किया था, सरकार के अगेंस्ट में या एक ग्रुप बना करके पीसफुल तरीके से मूवमेंट चलाया था। फिर बात करते हैं जब इसमें क्या है लोकतंत्र को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिली, और क्या सीख मिलती है हमें इस लेसन से कि जन आंदोलन क्या है एक लोकतंत्र के समान नहीं बल्कि सहायक के रूप में हमें देखने को मिलता है, और लोगों में जागरूकता, यानी कि अगर हम बात करते हैं पीपल्स के बीच में अवेयरनेस फैली थी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमारा जो चैप्टर 7 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एम लक्ष्मीकांत का जो 29th चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। जब चैप्टर 29 डिस्कस हो जाएगा तब उसके बाद हम एनसीईआरटी का जो चैप्टर 8 है उसको हम डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो को रिगार्डिंग में कोई भी, यानी कि जो भी चैप्टर हमने डिस्कस किया उसमें कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम एनसीईआरटी की वीडियो डिस्कस करेंगे तो जो भी डाउट है एनसीईआरटी में पहले हम उसको क्लियर करेंगे, तब आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। यदि एम लक्ष्मीकांत के किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप वो एम लक्ष्मीकांत की वीडियो के कमेंट में के नीचे कमेंट कर दीजिए जो भी डाउट हो। जब हम एम लक्ष्मीकांत की वीडियो सीरीज का डिस्कस करेंगे तो एम लक्ष्मीकांत में पहले डाउट क्लियर किया जाएगा, तब हम आगे के डिस्कस को, यानी कि आगे के टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।